नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे सूरज का सातवां घोड़ा की सामाजिक वैचारिकी पर। आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी उपन्यास का विश्लेषण करते हैं या किसी कहानी का विश्लेषण करते हैं तो हमें उस कहानी के रचनाकार, उस उपन्यास के रचनाकार की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानना पड़ता है, क्योंकि किसी भी लेखक का सामाजिक सरोकार होता है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, उसका दृष्टिकोण होता है और उसको अच्छी तरह जाने बिना हम किसी भी उपन्यास या कहानी का विश्लेषण नहीं कर सकते। आपने यह देखा होगा कि धर्मवीर भारती का व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1926 में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में, और उनकी शिक्षा दीक्षा हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। वे हिंदी में एमए थे और उन्होंने पीएचडी की थी। आप ये जानते हैं कि धर्मवीर भारती का व्यक्तित्व बहुआयामी था। जैसे कि अभी मैंने चर्चा की, वे कवि भी थे, कहानीकार भी थे, निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे और इस तरह भिन्न भिन्न विधाओं पर उनका अधिकार था। और उनकी रचनाओं में जो वैचारिकी हम देखते हैं उसमें काफ़ी आयाम हैं, कई तरह के बिंदु ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो कि सामाजिक वैचारिकी से संबद्ध हैं। उनके कविता संग्रह में ठंडा लोहा, सात गीत, कनुप्रिया, देशांतर, सपना, अभी भी, आद्यंत आदि हैं। वे उपन्यासकार थे और गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन कहानीकार थे। वे तो उन्होंने मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटते लोग, बंद गली का आखिरी मकान और सांस की कलम से आदि कहानियों की रचना की है। वे निबंधकार भी थे और उनके निबंधों में जो वैचारिकी दिखाई पड़ती है वह अपने आप में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, शब्दिता, कुछ चेहरे कुछ चिंतन आदि निबंधों की रचना की। वे नाटककार थे और अंधा युग उनका बड़ा ही चर्चित काव्य नाटक रहा है। आपने देखा होगा कि इन्होंने आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखीं। प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य उनकी आलोचनात्मक पुस्तक हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि धर्मवीर भारती का व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। वे पत्रकार थे और उन्होंने संगम में सहकारी संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने निकष पत्रिका निकाली, आलोचना का संपादन किया और धर्मयुग में वे प्रधान संपादक के रूप में काफ़ी अधिक सक्रिय रहे और उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि भी प्राप्त की। धर्मवीर भारती जिस काल में हुए थे उस समय कई महत्वपूर्ण साहित्यकार, चिंतक, विचारक आदि रहे जिनका धर्मवीर भारती पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा। किसी भी साहित्यकार पर अपने युग के या अपने पहले के साहित्यकारों का, दार्शनिकों का और विचारकों का प्रभाव स्वतः पड़ता ही है। आप लोग सभी जानते हैं कि एक रचनाकार के लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और व्युत्पत्ति में हम परंपरा से काफ़ी कुछ ग्रहण करते हैं, हम अपने अग्रजों से काफ़ी कुछ प्राप्त करते हैं। धर्मवीर भारती पर रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयशंकर प्रसाद, शरद चंद्र, कार्ल मार्क्स आदि का काफ़ी अधिक प्रभाव रहा। और धर्मवीर भारती ने जो रचनाएं की, तो रचनाओं की समग्रता में अगर हम
का विश्लेषण करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी वैचारिकता के कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर संक्षेप में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे उन्होंने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को काफ़ी अधिक महत्व दिया और उनकी सभी रचनाओं में आप देखेंगे कि प्रेम और रोमानीपन का काफ़ी अधिक महत्व रहा है। वे प्रगतिशील थे, लेकिन परंपरा का द्वंद्व भी उनकी रचनाओं में हर जगह दिखाई पड़ता है। नारी की मुक्ति से संबंधित प्रश्नाकुलता उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है हर जगह। और उन्होंने देखा कि मध्य वर्गीय समाज में जो युवक हैं वे अपनी जिम्मेदारियों से किस तरह से पलायन कर रहे हैं और उनकी जो मानसिकता है वे किस तरह से पलायनवादी मानसिकता है, जिससे वे काफ़ी विचलित भी हुए। सूरज का सातवां घोड़ा में भी हम इस पर विचार करेंगे और इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। उन्होंने समाज में जो रूढ़िवाद का प्रचलन था उसका उन्होंने काफ़ी अधिक विरोध किया। दरअसल उस समय का वह दौर था जब लोग मध्य वर्ग को काफ़ी महत्व दे रहे थे। निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग पर काफ़ी लोग लिख रहे थे। धर्मवीर भारती ने भी मध्य वर्ग को काफ़ी अधिक महत्व दिया और उनके उपन्यास की जो पृष्ठभूमि रही है, उसका जो कथ्य रहा है, वह मध्य वर्ग से ही संबंधित रहा है। लेकिन एक आशावाद उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। अगर आप उनकी रचनाओं को देखेंगे, पढ़ेंगे, उनकी कहानियों को और उनके उपन्यासों को, तो देखेंगे कि एक आशावाद वहाँ पर दिखता है और भविष्य के लिए चिंता भी दिखाई पड़ती है। उन्होंने स्त्री पुरुष के संबंधों पर काफ़ी चर्चा की, जिसकी चर्चा हम सूरज का सातवां घोड़ा में भी करेंगे। उस समय स्त्री पुरुष का जो संबंध था वह कई दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और नए बदलाव के साथ सामने आ रहा था। और जो हमारी परंपरा थी, एक तो हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष का जो संबंध था वो पारंपरिक संबंध था, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ बदलाव आने लगे थे और उसमें स्वतंत्र चिंतन का महत्व भी बढ़ने लगा था। पितृसत्ता पर उस समय काफ़ी प्रहार हो रहा था, तो हम धर्मवीर भारती की रचनाओं में भी यह देखते हैं। उस समय जो पुरुषों की मानसिकता थी बड़ी सामंती मानसिकता थी और जो पत्नोन्मुख समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका जिसमें हम देख रहे थे कि समाज जिस तरह पतनशील हो रहा था उसमें इस तरह की मानसिकता की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही थी। धर्मवीर भारती ने इस पर प्रहार किया और लोगों को सोचने के लिए बाध्य किया। लोगों के भीतर उन्होंने मानवीय मूल्यों का संचार किया और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सोचने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उस समय आर्थिक स्थिति के अनुसार समाज की सोच भी बदल रही थी, क्योंकि जैसे पहले भी मैंने कहा कि धर्मवीर भारती पर कार्ल मार्क्स का काफ़ी अधिक प्रभाव था, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने जो अपनी वैचारिकी हमारे समक्ष रखी है वह कहीं न कहीं आर्थिक दृष्टि से भी प्रेरित रही है। जैसे कि उस समय चारित्रिक पतन दिखाई पड़ रहा था लोगों का, तो धर्मवीर भारती ने यह देखा था कि लोगों का चारित्रिक पतन आखिर हो क्यों रहा है, और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था उसमें उन्होंने यह देखा कि जो भ्रष्टाचार से धन अर्जित कर रहे थे उनके चरित्र में कहीं भी नैतिकता दिखाई नहीं पड़ रही थी, मूल्यों का समावेश नहीं हो रहा था और निरंतर उनका व्यक्तित्व खंडित दिखाई पड़ रहा था। वे पत्नोन्मुख होते जा रहे थे। व्यक्तित्व की स्वकेंद्रिता भी दिखाई पड़ती है धर्मवीर भारती की रचनाओं में, और जो मनोवृत्ति थी उसमें काफ़ी अधिक पत्नोन्मुख, ह्रासोन्मुख दिखाई पड़ रही थी। मूल्यों का विघटन हो रहा था, मर्यादा का लोप हो रहा था और लोग अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे थे, जिससे कि नृशंसता, शोषण, विकृतियाँ आदि की स्थिति दिखाई पड़ रही थी। अगर आप लोगों ने अंधायुग को पढ़ा है तो इसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि अंधा युग आखिर
क्या था, उसमें जो नृशंसता थी, निर्ममता थी, जिस तरह की विकृतियां निरंतर बढ़ती जा रही थी, शोषण की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी, उसका कारण क्या था। तो धर्मवीर भारती ने जो निष्कर्ष निकाला और जिन बिंदुओं को उन्होंने देखा, विश्लेषण के लिए उन्होंने जिन बिंदुओं को महत्व दिया, उसमें उन्होंने देखा कि जब भी अंधा युग का आरंभ होता है तो मनुष्य का विवेक भी जैसे पूरी तरह खत्म होने लगता है, और जब विवेकहीनता की स्थिति आती है तो समाज में सारे मूल्यों का लोप होने लगता है, मानवता का विघटन होना शुरू हो जाता है और समाज रासोन्मुख होने लगता है, पतनोन्मुख होने लगता है, वृत्तियां काफी अधोमुखी हो जाती हैं। और इस तरह सूरज का 7वां घोड़ा तक आते आते धर्मवीर भारती में हम देखते हैं कि कई तरह के परिवर्तन भी दिखाई पड़ने लगते हैं। आप सभी जानते हैं कि सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में प्रकाशित हुआ था, और जब कोई भी रचना आती है तो और जब रचनाकार उसकी रचना करते हैं तो जिस समय रचना वे करते हैं उस समय की क्या सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, क्या पारिस्थितिकी होती है, क्या वैचारिकी होती है, उसका काफी अधिक प्रभाव रचनाकार के ऊपर पड़ता है। तो सूरज का 7वां घोड़ा का जब प्रकाशन वर्ष हमारे समक्ष आया था और जब उसकी रचना कर रहे थे धर्मवीर भारती, तो कई तरह की परिस्थितियां हमारे समक्ष थीं, कई तरह के बदलाव आ रहे थे और मूल्यों का जिस तरह से विघटन होना शुरू हो गया था। आप जानते हैं कि युद्ध समाप्त हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन परिस्थितियां जो थीं वह पूरी तरह आशाजनक नहीं थीं। निराशावादी दृष्टियां काफ़ी समक्ष थीं हमारे समाज में, लोगों के समक्ष जो वैचारिकी आ रही थी, जो विचार थे लोगों के, जो सोच थी लोगों की, उनमें निराशा अधिक थी, तनाव था, विघटन की मना स्थिति थी। और धर्मवीर भारती की जो रचना है उसका भी इन पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे नई कहानी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और नई कहानी आंदोलन में आप सभी जानते हैं कि मध्य वर्ग को काफ़ी महत्व दिया जाने लगा था, और धर्मवीर भारती के जो उपन्यास हैं उनमें भी उन्होंने मध्य वर्ग को ही महत्व दिया है और इस पर ही उन्होंने लिखा है, इसकी समग्रता में चित्रण किया है। मध्य वर्ग की जो पारिस्थितिकी है, मध्य वर्ग का जो चरित्र है, मध्य वर्ग का जो जीवन है, उसका जो संघर्ष है, उसका जो तनाव है, उसकी जो मनोवृत्ति है, वह सब कुछ धर्मवीर भारती की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। उस समय सिमोन द beauvoir का द सेकेंड सेक्स का भी प्रकाशन हो गया था, 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था, और सिमोन द beauvoir ने स्त्री विमर्श को महत्व दिया था। आप सभी जानते हैं कि सिमोन द beauvoir ने यह स्पष्ट रूप में कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि वह बना दी जाती है। तो स्त्री मुक्ति से संबंधित जो चिंता दिखाई पड़ती थी उस समय समाज में, वह चिंता हम देखते हैं कि धर्मवीर भारती ने सूरज का 7वां घोड़ा में भी व्यक्त की है। और चाहे वह जमुना का चरित्र हो, चाहे वह लिली का हो या फिर सत्ती का चरित्र हो, उसमें स्त्री मुक्ति और स्त्री स्वातंत्र के प्रश्न दिखाई पड़ते हैं। उस समय आधुनिकता एक प्रवृत्ति के रूप में दिखाई पड़ने लगी थी, और आधुनिकता दरअसल जो एक प्रवृत्ति के रूप में सामने आई उसमें परंपराओं का विरोध नहीं था, बल्कि प्रगतिशीलता के साथ परंपरा का द्वंद्व यहाँ पर दिखाई पड़ने लगा था। और धर्मवीर भारती की रचनाओं में, चाहे वह गुनाहों का देवता हो या फिर सूरज का 7वां घोड़ा हो, उसमें प्रगतिशीलता के साथ साथ जो आधुनिकता है उसका द्वंद्व यहाँ पर दिखाई पड़ता है। उसमें मूल्यों का विघटन होने लगा था। आपने देखा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां काफ़ी बदल गई थीं, धर्म में काफ़ी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा था, पाखंड का काफ़ी बोलबाला होने लगा था। युद्ध में जिन्होंने सब कुछ खो दिया था वे धर्म की शरण में चले गए थे और धर्म को ही उन्होंने जैसे एक कवच के रूप में धारण कर लिया था।
इसके बाद उस समय रूढ़िवाद का काफ़ी अधिक बोलबाला था। जातिवाद काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में, बिंदु के रूप में दिखाई पड़ने लगा था। गोत्र आदि के प्रश्न उठने लगे थे और पितृसत्ता की जो सामंती मानसिकता थी वे निरंतर ऐसे प्रगतिशील समाज के लिए चिंता के कारक बनते चले जा रहे थे। मध्य वर्गीय जो मानसिकता थी उसमें पलायनवाद की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ने लगी थी। कर्मण्यता घुसपैठी करने लगी थी। संकीर्ण सोच के कारण समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था और समाज निरंतर पतनोन्मुख होने लगा था। उसमें प्रेम की व्याख्या भी बदलने लगी थी। यानी धर्मवीर भारती ने गुनाहों के देवता में जो वर्णन किया है प्रेम का, वह कहीं न कहीं जो हमारी एक पारंपरिक अवधारणा है उससे अलग रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ने लगा था प्रेम का स्वरूप। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिति और सामाजिक सोच में अंतर संबंधों की भी तलाश होने लगी थी और इसका विश्लेषण भी होने लगा था। अब हम इन सारी बातों के पश्चात और इन बिंदुओं के अवलोकन के उपरांत आते हैं सूरज का सातवां घोड़ा की सामाजिक वैचारिकी में, और इसका एक एक करके हम विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा में धर्मवीर भारती का दृष्टिकोण क्या रहा है समाज के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कथ्य में आखिर है क्या। आपने अगर यह उपन्यास पढ़ा है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि इसके कथ्य में धर्मवीर भारती ने निम्न मध्य वर्गीय जीवन को महत्व दिया है। और उस समय निम्न मध्य वर्गीय जीवन में जो खोखलापन था, उनकी स्वतंत्रता तो थी लेकिन मूल्यहीन हो गई थी, उसकी कई विवशताएं थीं। उस समय उनके जीवन की कई विडंबनाएं सामने आ रही थीं, कई तरह की सामाजिक विसंगतियां थीं जो सूरज का सातवां घोड़ा के कथ्य में दिखाई पढ़ते हैं। अगर आपने आरंभिक अंश ही पढ़ा होगा सूरज का सातवां घोड़ा का, तो आपने जमुना के जीवन को देखा होगा। जमुना का विवाह जब तन्ना से आरंभ होने लगता है, यानी उसके संबंध तय होने लगते हैं, तो उसकी शिक्षा छुड़ा दी जाती है। अब जमुना करे तो क्या करे, तो वह किस तरह अपना समय व्यतीत करती है। वह कुछ प्रेम संबंधी किताबों को पढ़ती है, उस समय जो फिल्मी गाने होते हैं उससे संबंधित वह किताबें मंगवाती है और माणिक मुल्ला के द्वारा वह यह कार्य करवाती है। इसके कथ्य पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो धर्मवीर भारती ने इसके शिल्प में एक नयापन लाने का कार्य किया है। यानी इसमें माणिक मुल्ला कहानी कहता है। कहानी कहने की हमारी परंपरा बड़ी ही प्राचीन रही है और आपने देखा होगा कि धर्मवीर भारती ने माणिक मुल्ला के रूप में जो 7 दोपहरी में ये 7 कहानियाँ गढ़ी हैं और 7 कहानियाँ हमारे सामने आती हैं, वे सारी कहानियाँ निम्न मध्य वर्गीय और मध्य वर्गीय समाज से संबंधित हैं। पहली कहानी है जमुना के जीवन से संबंधित और सबसे दिलचस्प बात यह है, रोचक बात यह है कि माणिक मुल्ला सबसे प्रेम करते हैं और किस तरह वह प्रेम केवल रोमानीपन तक ही सीमित रह जाता है, कहीं भी गंभीरता नहीं दिखाई देती। यानी जमुना से वे प्रेम करते हैं लेकिन जमुना तन्ना से प्रेम करती है और फिर जमुना का विवाह तन्ना से न होकर तिहाजू वृद्ध जमींदार से हो जाता है। इसके पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे का कारण इसी रूढ़िवाद में और मृत परंपरा में दिखाई पड़ता है। यानी तन्ना जमुना से नीचे गोत्र का है, जिसके कारण उसकी माँ का कहना है कि अगर तन्ना घर जमाई बन जाए तो वो उसे रखने के लिए तैयार है। लेकिन तन्ना के जो पिता हैं महेश्वर दयाल, चूंकि उसके कर्म ऐसे हैं कि जैसा लगता है कि महेश्वर दलाल हो गया हो, वह महेश्वर दयाल की जगह वह महेश्वर दलाल हो गया हो। यानी उसका चरित्र पूरी तरह पत्नोन्मुख है, कहीं भी मूल्य नहीं है। उसकी पत्नी का देहांत हो गया है, उसने
उसने अपने जीवन में काफ़ी जो बदलाव किए हैं उसमें कहीं नैतिकता दिखाई नहीं पड़ती है। उसने एक बुआ को रख लिया है, लेकिन उसकी मान्यता यह है कि बच्चों की परवरिश के लिए वह बुआ को रख रहा है। लेकिन जैसे ही तन्ना का विवाह लिली से होता है, वह बुआ को ऐसे निकाल देता है जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी हो वह, और जिस तरह हंसते हुए बुआ आती है, रोती बिलखती हुई वह वापस जाती है। अब देखिए कि तन्ना का विवाह कैसे होता है लिली से। लिली एक धनाढ्य परिवार की लड़की है, लेकिन तन्ना के पिता जो महेश्वर दयाल हैं, उन्होंने काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर तन्ना के बारे में लिली की विधवा माँ से उसका वर्णन किया है और ये बताया है कि तन्ना काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसकी शिक्षा काफ़ी उच्च शिक्षा है, और लिली जैसी लड़की से जो शिक्षित लड़की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, उससे उसका विवाह हो जाता है। लेकिन जैसे ही विवाह होता है, लिली को लगता है कि तन्ना उसके अनुरूप नहीं है और वह तन्ना को छोड़ देती है। अब देखिए कि महेश्वर दलाल जिसने की धोखेबाजी से लिली का विवाह तन्ना के साथ किया है, किस तरह दोनों के संबंध पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। लेकिन महेश्वर दलाल को थोड़ी सी भी ग्लानि नहीं होती और वह तन्ना को इतना टॉर्चर करता है, उसका इतना शोषण करता है कि तन्ना कुछ भी विरोध नहीं कर पाता, वह बोल ही नहीं पाता, अपने पिता के विरुद्ध वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता, बल्कि वह पिता के लिए अपनी निष्ठा रखता है, कर्तव्य बोध से वह परिचालित है और पिता की सेवा करना वह अपना धर्म समझता है। आप देखिए कि इसमें धर्म को भी किस रूप में दिखाया गया है, और इस तरह धर्मवीर भारती ने जो एक स्वतंत्र चिंतन को महत्व दिया है, व्यक्ति के स्वतंत्र चिंतन को, एक व्यक्ति स्वातंत्र्य को महत्व दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग स्वतंत्र तो होना चाहते हैं, लेकिन इतना सामाजिक दबाव है लोगों के ऊपर, लोग इस तरह पूरी तरह त्रस्त हैं सामाजिक दबाव के तहत कि वे चाह कर भी विरोध नहीं कर पाते, चाहे वह जमुना हो चाहे वह तन्ना हो। जमुना विरोध तो करना चाहती है, तिहाजू जमींदार से विवाह करने के लिए वह पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि जमींदार काफी धनाढ्य है तो संपत्ति के लालच में वह उससे विवाह कर लेती है। लेकिन कालांतर में वह रामधन से जुड़ जाती है और उसकी एक संतान होती है जो अंधविश्वास और रामधन की सहायता से ही उसको संतान की प्राप्ति होती है। अब देखिए संबंधों में भी कितना खोखलापन है कि जमुना को जब पता चलता है कि उसकी संतान के लिए धन को इकट्ठा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तब वह अपने माता पिता को छोड़कर वापस आ जाती है, क्योंकि माता पिता को जब उसकी ज़रूरत है, उसके धन की ज़रूरत है, तो उसे लगता है कि नहीं, इस धन को बर्बाद नहीं करना है, और वह सारे धन को समेट कर वापस आ जाती है और रामधन के साथ वह सुख प्राप्त करने लगती है। अब यहाँ पर देखिए कि अशिक्षा है, धर्म का पाखंड है, अंधविश्वास है, नारी पात्रों में अंतर विरोध भी है। अभी मैंने लिली की चर्चा की, जमुना की चर्चा की, और अब एक पात्र है नारी पात्र सती, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। सती में एक स्वतंत्रता का भाव है, उसमें शक्ति का बोध है, वह किस तरह प्रतिबद्ध है अपने जीवन को सुधारने के लिए। मानिक मुल्ला उससे भी प्रेम करता है और उसको लगता है कि उसमें एक जीवन संगिनी मिल सकती है और वह उसके साथ एक मित्रवत व्यवहार भी उसका रहता है। लेकिन कालांतर में जब सती के चाचा चमनलाल 500 रुपये में सती को बेच देते हैं महेश्वर दलाल के पास, तो मानिक मुल्ला ही उसको पकड़ा देता है। जमुना जब सुरक्षा महसूस करती है कि वह मानिक के पास चली आती है, यह सोचकर कि मानिक उसकी रक्षा करेगा, तो धोखे से महेश्वर दलाल को वह सौंप देता है सती को, और सती का जीवन बड़ा ही त्रासद हो जाता है। तो इसके कथ्य में अनमेल विवाह की भी समस्या है, और परिवार के द्वारा ही जो नारी
को बेचने और उसका शोषण करने की स्थिति हमारे सामने आती है, वह हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबनाजनक स्थिति है। इसमें अनैतिकता है, अराजकता है, भ्रष्टाचार के कारण सामाजिक विसंगतियां हैं और विडंबनाओं में यहाँ पर वृद्धि दिखाई पड़ती है। चमनलाल का चरित्र अगर आप देखेंगे, महेश्वर दलाल का चरित्र आप देखेंगे तो इन स्थितियों को अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। आप देखेंगे कि माणिक मुल्ला जो सबसे प्रेम करता है, वह जमुना से प्रेम करता है, वह सत्ती से प्रेम करता है, वह लिली से प्रेम करता है, लेकिन उसके प्रेम में कहीं भी अस्थायित्व का भाव नहीं है और इस तरह वह सबको जैसे ही धोखा ही देता है। पलायनवादी मानसिकता है उसकी। तो उस समय जो मध्य वर्गीय सोच थी, हमारी मध्य वर्गीय सोच में दो तरह की यहाँ पर मानसिकता दिखाई है धर्मवीर भारती ने। एक तो पारंपरिक सोच है जो माणिक मुल्ला के भाभी और भाई की सोच है। माणिक मुल्ला के भाई और भाभी उसको समझाते हैं कि सत्ती और उसके बीच का जो संबंध है वह बिल्कुल अनमेल संबंध है, बेमेल संबंध है, क्योंकि दोनों के स्टेटस में कहीं भी समानता नहीं दिखाई देती है और सत्ती जैसी स्त्री से उसे दूर ही रहना चाहिए। यानी सत्ती के जो गुण हैं, उसकी जो विशेषता है, उसके चरित्र में जो दृढ़ता है, जो संकल्प शक्ति है, जो प्रतिबद्धता है, वह जितनी परिश्रमी है, इस पर उस परिवार के किसी सदस्य का ध्यान नहीं जाता है, बल्कि समाज में उसकी क्या स्थिति है इसको लोग देखते हैं। तो इस तरह समाज में जो चीजें चल रही थी, धर्मवीर भारती ने काफी सूक्ष्मता के साथ उसका विश्लेषण किया है। धर्मवीर भारती ने देखा कि उस समय समाज में नारी का ही नहीं बल्कि पुरुषों का जीवन भी काफी अभिशप्त रहा है और वे भी अंतर्द्वंदों में निरंतर घिरे रहते हैं। कहीं संबंधों में स्वीकार और अस्वीकार के भाव काफी प्रबल हैं, संबंधों का खोखलापन है, अंतर्द्वंद है और धर्मपरायणता और परंपरा की जो स्थिति है उसमें भी कहीं विश्वास का भाव नहीं, अंधा अनुकरण वहां पर दिखाई पड़ रहा है, तार्किकता नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। यानी परंपरा से जो चीजें चली आ रही हैं हम उसका अंधानुकरण निरंतर करते चले जा रहे हैं। उस समय अतिशय ईमानदारी और सरलता भी किस तरह मूर्खता का पर्याय बन जाती है, यह भी इस उपन्यास में हम देख सकते हैं कि और तन्ना का जो जीवन है वह काफी सरल व्यक्ति है, वह काफी निश्चल व्यक्ति है और उसकी सरलता और उसकी निश्चलता ही कालांतर में उसके लिए अभिशाप बन जाती है। आप अगर सूरज का सातवां घोड़ा का विश्लेषण करेंगे, इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि स्त्रियों में जागरूकता तो है, चेतना तो है, लेकिन उनकी भी सीमाएं हैं और वे चाहकर भी विरोध और विद्रोह नहीं कर सकती हैं। लेकिन एक आशावाद इस उपन्यास में दिखाई पड़ता है सूरज के सातवें घोड़े यानी तन्ना, सत्ती और जमुना के बच्चे के रूप में। यहाँ पर धर्मवीर भारती कहते हैं सूर्य के रथ को आगे बढ़ना ही है। हुआ यह कि हमारे वर्ग विकलित, अनैतिक, भ्रष्ट और अंधेरे जीवन की गलियों में चलने से सूर्य का रथ काफी टूट फूट गया है और बेचारे घोड़ों की तो यह हालत है कि किसी की दुम कट गई है, किसी का पैर उखड़ गया है, तो कोई सूख कर ठठरी बन गया है, तो किसी के खुर घायल हो गए हैं। अब बचा है सिर्फ एक घोड़ा जिसके पंख अभी भी साबुत हैं, जो सीना ताने गर्दन उठाए चल रहा है। वह घोड़ा है भविष्य का घोड़ा, तन्ना, जमुना और सत्ती के नन्हे निष्पाप बच्चों का घोड़ा। और इस तरह एक आशावाद धर्मवीर भारती ने यहाँ दिखाई पड़ता है धर्मवीर भारती का इस उपन्यास में। लेकिन एक प्रश्न यह उठता है कि कैसे हम समझें कि तन्ना, जमुना और सत्ती के बच्चे उसी तरह नहीं होंगे जैसे माणिक मुल्ला है, जैसे तन्ना है, जैसे सत्ती है, जैसे जमुना है, जैसे रामधन है। क्या उस रूप में उसके बच्चे नहीं होंगे, यह हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन
धर्मवीर भारती ऐसा नहीं सोचते। उन्हें लगता है कि आज की पीढ़ी जिस तरह पूरी तरह अपंग हो गई है, अकर्मण्य हो गई है, हमारी आगामी पीढ़ी वैसी नहीं होगी और उनमें एक नई सोच होगी, एक नई ऊर्जा होगी, सकारात्मक दृष्टि होगी। और जब वे समाज में आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही समाज काफ़ी ऊर्ध्वमुखी होगा, सोच ऊर्ध्वमुखी होगी, विचार काफ़ी ऊर्ध्वमुखी होंगे और लोग प्रगतिशीलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इस तरह आपने देखा कि धर्मवीर भारती ने जो सामाजिक वैचारिकी हमारे समक्ष रखी है सूरज का सातवां घोड़ा के रूप में, वह किस तरह से आज की परिस्थितियों के समकक्ष दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि जब हम यह उपन्यास पढ़ते हैं तो यह काफ़ी अधिक प्रासंगिक हमें प्रतीत होता है और हमें लगता है कि 1952 के पहले जब यह रचना हुई होगी और उसका प्रकाशन 1952 में हुआ होगा, तो उस समय की जो परिस्थितियां थीं आज भी उन परिस्थितियों में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है। आज भी निम्न मध्य वर्गीय परिवार इसी तरह की विसंगतियों और विडंबनाओं का शिकार है और वह निरंतर जिस रूढ़िवाद और संकीर्ण मानसिकता के घेरे में निरंतर आगे बढ़ रहा है, उससे उसकी सोच ऊर्ध्वमुखी नहीं हो पाई है। वह चैतन्य रहकर भी जैसे चैतन्य नहीं हो पाया है। तो आप निश्चय ही इस उपन्यास को पढ़िए और आप देखिए कि किस तरह से उस समय 7 कहानियों के रूप में धर्मवीर भारती ने मध्य वर्गीय परिवार का विश्लेषण करके उस समय की सामाजिक वैचारिकी हमारे समक्ष रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।